नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर बिहार की राजनीति अपने चरम पर है और वजह है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव, जिसे लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, बयानबाजी तेज हो गया है और राजनीतिक वर्चस्व भी तेज हो गया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब ये दूसरा मौका है जब बिहार की राजनीति का पारा इतना हाई लेवल पर चढ़ गया है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा की सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, काफी अहम सीट मानी जाती है। तो अब इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। अब उपचुनाव में आरजेडी, बीजेपी, जनसुराज के बड़े बड़े गद्दावर उम्मीदवार भी उतर आए हैं मैदान में। अब ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है धीरे धीरे। बिहार की राजनीति को लेकर ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार इस पर तरीके तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। लोग बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि इस बार जो है बांकीपुर विधानसभा में मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। तो आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार जो है जनसुराज से बनाए गए हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, यानी कि वो खुद मैदान में इस बार उतरे हैं, पहली बार मैदान में उतरे हैं, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में उनका मैदान में उतरना उनकी सबसे बड़ी चुनावी परीक्षा होने वाली है। वही आपको बता दें कि आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता उतरी हुई हैं, जिनको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बांकीपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उस वक्त उन्हें वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब फिर से उन्हें इस सीट पर उतारा गया है। उसको लेकर भी काफी अटकलें तेज हुई हैं, काफी चर्चाएं तेज हुई हैं, काफी बयानबाजी तेज हुई है कि आरजेडी ने आखिर जो उम्मीदवार हार चुकी थी उस विधानसभा चुनाव में 2025 के, उसके बाद भी आरजेडी ने उसी उम्मीदवार पर फिर से भरोसा जताया है। वही आपको बता दें कि बीजेपी को लेकर काफी चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी जो है उसका गढ़ माना जाता है बांकीपुर विधानसभा सीट का। 30 साल से लगातार वहां पर बीजेपी जीतती आई है। आपको बता दें कि लगभग 30 साल से बीजेपी वहां पर जीतती आई है, बीजेपी की सरकार वहां पर रही है। तो उसको लेकर भी काफी वर्चस्व बढ़ गया है कि जिस सीट पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है, जिस सीट पर लगातार बीजेपी अपनी जीत हासिल करती रही है, जिसे उसका उसका पारंपरिक गढ़ माना जाता है, अगर उस सीट पर बीजेपी नहीं जीतती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत एक बोला जाए तो वर्चस्व की बात होती है। आ जा रही है यहाँ पर बात। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने पहले यहाँ पर जो है उतारा था अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी को उम्मीदवार उतारा था। उनके नामांकन की भी बात आई थी। उन्होंने नामांकन के ठीक एक दिन बाद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई, काफी अटकलें तेज हो गई कि आखिर उन्होंने नामांकन करने के बाद ही अगले दिन ही क्यों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। खैर, आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी जो उम्मीदवार उतारे गए थे, उनकी तरफ से उन्होंने ये बोला है, उन्होंने ये बताया कि पारिवारिक कलह के कारण उन्होंने जो है चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, राजनीति में काफी अटकलें तेज हुई। बिहार की राजनीति में और भी ज्यादा पारा हाई हो गया कि आखिर जिस उम्मीदवार पर बीजेपी ने भरोसा जताया, जिसे तुरंत सीट मिल गई, विधानसभा चुनाव उपचुनाव के लिए तुरंत उसे उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, इतना बड़ा मौका था उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने उस उपचुनाव में उम्मीदवार बने रहने पर उन्होंने ना क्यों बोला? आखिर उन्होंने नामांकन भरने के बाद अपना नाम पीछे क्यों ले लिया? इसको भी लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। वही आपको बता दें कि जैसे ही इन्होंने इनकार किया चुनाव लड़ने से, इनको सबसे पहले तो आपको इनके बारे में मैं बता देती हूँ। इनको बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं में माना जाता है। ये माना जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इनका सबसे बड़ा रोल है। ये काफी इन्फ्लुएंस करते हैं कार्यकर्ताओं को, उनके साथ इनका संपर्क काफी अहम माना जाता है और इन्होंने बीजेपी के लिए काफी लंबे समय से काफी अच्छा कार्य किया है जमीनी स्तर पर बीजेपी के लिए, उनके समर्थकों के लिए, समर्थकों के साथ मिलकर काफी अच्छा
कार्य किया है। अब उनके नामांकन के बाद पीछे हटने के बाद अब चुनावी गलियारों में ये भी अटकलें तेज हो गई कि अब बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। तो बता दें कि जैसे ही अटकलें तेज हुई तो बीजेपी ने तुरंत अपना नया चेहरा भी सामने ला दिया। अब नीरज कुमार को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव से अब नीरज कुमार सामने आए हैं, जिसे लेकर अटकलों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया। आपको बता दें कि ये बूथ कार्यकर्ता हैं, बूथ पर काम करते हैं। इनको पता है, इन पे दिलचस्प बात ये भी निकल कर आ रही है कि जब इनको बताया गया था कि आप बांकीपुर विधानसभा से उम्मीदवार होने वाले हैं, जब ये सूचना मिली थी वहां पे इनको, तो ये बूथ पर ही कार्य कर रहे थे। तो इसको भी लेकर काफी इंटरेस्टिंग सा जो है पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आ रहा है बीजेपी की तरफ से, कि बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ताओं को मौका दे रही है, जो लंबे समय से उनके लिए काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता जो लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हैं, बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर उन्होंने कार्य किया है, समर्थकों को जोड़ा है, बीजेपी के लिए काफी, उनके पीआर के लिए काफी कार्य किया है देखा जाए तो उनको भी मौका बीजेपी दे रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये सीट काफी हाई प्रोफाइल है और इस पर किसी को मौका देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी को काफी समय से, बहुत लंबे समय से इस सीट पर कोई हरा नहीं पाया है। तो इस पर किसी कार्यकर्ता, किसी बड़े कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाना एक तरीके से बीजेपी की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है अपने, जो हमारे साथ जुड़ा रहेगा, जो हमारे साथ अच्छा कार्य करेगा, हमारे साथ काफी लंबे समय से मिलकर हमको जो है पार्टी के लिए अच्छा कार्य करेगा, पार्टी को जनता से जोड़ने का कार्य करेगा, जमीनी स्तर पर जनता के लिए कार्य करेगा, उनके लिए आगे बहुत सारे मौके जो है देखने को मिल सकते हैं। ऐसा बीजेपी की तरफ से दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए यहाँ पर दोनों उम्मीदवारों को इस तरीके से ही उतारा गया था। जो उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराने के बाद अपना नाम वापस लिया था, वो भी कार्यकर्ता थे और ये भी बड़े कार्यकर्ताओं में से एक माने जाते हैं, जो बीजेपी के लिए काफी समय से, काफी लंबे समय से लगातार कार्य करते आए हैं, लगातार समर्थकों के साथ इनका जुड़ाव रहा है। तो इसको लेकर बीजेपी ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, एक बड़ा उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि जो हमारे साथ जुड़ा रहेगा, लंबे समय से हमारे लिए कार्य करेगा, उसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, उससे बड़े बड़े मौके पार्टी देने वाली है। चलिए अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर का नाम जैसे ही सामने आया बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए, तो चर्चाओं का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया। लोग बहुत अटकलें लगाने लगे कि जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपना अहम रोल निभाया था, काफी उन्होंने जनसंपर्क किया था, काफी उन्होंने अपना पार्टी को बहुत बहुस्तरीय तरीके से पेश किया था, उसके बाद भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई 2025 विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके बाद अब इस सीट पर खुद उस पार्टी के संस्थापक, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का उतरना सबसे बड़ा एक खबर निकलकर जो बोल सकते हैं कि सामने आई। लोग लगातार अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर इसी सीट को क्यों चुना है प्रशांत किशोर ने, और अगर इस सीट को चुना भी है तो अगर यहाँ से वो चुनाव लड़ते भी हैं तो यहाँ पर उनका हार जीत काफी मायने रखता है, क्योंकि ये इनके लिए सबसे बड़ा चुनावी परीक्षा जो है बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे उनकी परीक्षा इस नजरिए से देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ से वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों का नजर और भी ज्यादा इस सीट पर बढ़ गई है कि इस सीट पर जिस पार्टी ने 2025 विधानसभा चुनाव में इतना जनसंपर्क किया, इतना लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की, पूरा आपने फोटोज और वीडियोस देखी होंगी कि बारिश में भीगकर, कीचड़ में लथपथ होकर और पूरा मतलब जनता के साथ पूरा कनेक्ट करने की पूरी कोशिश की थी प्रशांत किशोर ने। पूरा जो है जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव करने की कोशिश की थी, ग्राउंड लेवल पर जाके उन्होंने जनसंपर्क किया था। उसके बाद भी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो जिसको लेकर अब देखा जा रहा है कि क्या वो जनसंपर्क पहले किया गया था उसका फायदा अब मिलने वाला है माफ कीजिएगा, जनसुराज को। ये देखा जा रहा है कि अगर इस विधानसभा सीट से अगर चुनाव में अगर ये जीत हासिल करते हैं प्रशांत किशोर, तो ये बोला जाएगा कि उनका 2025 का जो जनसंपर्क है वो सफल हुआ। वही अब बात करते हैं आरजेडी की। तो आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को जिनको उतारा गया, उनको भी 2025 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि
उम्मीदवार बनाया गया था बांकीपुर विधानसभा सीट से उनको, जिसके बाद उनको चुनावी हार का सामना करना पड़ा था। वहां से नितिन नबीन ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद और भी ज्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लेकिन अब आरजेडी ने फिर उन पर भरोसा जताया है, फिर से उन्होंने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। तो इसको लेकर भी काफी अटकलें तेज हुई हैं कि जिस उम्मीदवार की हार दर्ज की गई थी 2025 में, उस उम्मीदवार को फिर से उपचुनाव में उतारना काफी अहम बात है। वही आपको बता दें, रेखा गुप्ता का चुनावी जो है राजनीतिक सफर बताते हैं, तो कांग्रेस में 2025 में कांग्रेस में 1 महीने ज्वाइन होने के बाद उन्होंने तुरंत आरजेडी का दामन थाम लिया था। आरजेडी के दामन थामने के बाद उनको तुरंत बांकीपुर विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिल गई थी, जिसके बाद उनका ऑरा देखा जाए तो काफी बढ़ गया था, काफी इन्फ्लुएंस उनका बढ़ गया था कि जिन्होंने पार्टी में तुरंत वो दाखिल हुई और तुरंत उनको बांकीपुर विधानसभा चुनाव के लिए उनको टिकट दे दिया जाता है, जिसको लेकर रेखा गुप्ता काफी काफी इमेज काफी बड़े स्तर पर निकलकर सामने आया। तो ये मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार लोग जो है लगातार पार्टियां अपने अपने लोगों को उतार रही, अपने अपने उम्मीदवारों को उतार रही हैं। सबसे ज्यादा ये सीट हाई प्रोफाइल तब हो गई है जब इस सीट पर प्रशांत किशोर के उतरने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जन सुराज पार्टी ने जो है 2025 विधानसभा में 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको लगभग 3.4% ही वोट मिले थे, जो काफी निराशाजनक आंकड़ा निकलकर सामने आया था। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर जनसुराज ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको 3.4% का वोट मिला था, जिसको लेकर काफी बातें भी निकलकर सामने आई कि जिन जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े नेताओं के लिए जनसंपर्क करके बड़े बड़े कैंपेन तैयार करके उनको जीत दिलाया है, उनको मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया है, उसी प्रशांत किशोर की पार्टी क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई 2025 विधानसभा चुनाव में। इसको भी लेकर काफी बातें निकलकर सामने आई, काफी चर्चाएं निकलकर सामने आई। लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर खुद प्रशांत किशोर क्यों फेल हो गए बिहार में ही। वहीं आगे बात करते हैं कि बीजेपी की, तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 30 साल से लगातार इस विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बनाए हुए है। पहले नितिन नबीन के पिता जो इस सीट पर अपना कब्जा बनाए हुए थे, उसके बाद नितिन नबीन ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया, जिसके बाद नितिन नबीन को बिहार के गद्दावर नेताओं में गिना जाता है, बीजेपी के गद्दावर नेताओं में गिना जाता है। नितिन नबीन को बिहार का सबसे बड़ा चेहरा, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। अब तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी का बना दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी के वो कार्यरत हैं। लेकिन सबसे बड़ा और अहम बात ये निकलकर सामने आ रही है कि अगर यहाँ से प्रशांत किशोर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर चुनाव में उतर रहे हैं, तो अगर बीजेपी यहाँ से अगर गलती से भी हार जाती है, अगर कम वोटों से भी हार जाती है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी बात हो सकती है, सबसे बड़ी ये चुनौती हो सकती है कि जिस सीट पर बीजेपी लगातार इतने सालों से कब्जा करके बैठी थी, अचानक उस सीट पर प्रशांत किशोर या फिर अन्य पार्टी ने कब्जा कर लिया। वहीं आपको बता दें कि ये उपचुनाव 30 जुलाई को होने वाला है। 30 जुलाई अब ज्यादा दूर नहीं रह गई है, 30 जुलाई आने वाली है। तो लगातार पार्टियों ने अपना चुनावी जो है सरगर्मी तेज कर दी है, चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं, अपना माहौल बनाना पूरी तरीके से तेज कर दिया है कि अब हम बांकीपुर उपचुनाव, विधानसभा बांकीपुर उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज कर कर ही रहेंगे। ऐसा आरजेडी, बीजेपी, जनसुराज सब पार्टियों का इस नजरिए के साथ तैयारी चल रही है कि इस बार उपचुनाव में हमें सीट हासिल करनी ही है, इस विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करनी है, क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए भी ये चुनाव जो है काफी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए ये चुनावी परीक्षा हो गया है, सबसे बड़ा चुनावी परीक्षा हो गया है, क्योंकि इस सीट के जरिए वो पहली बार चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं। वही बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को तो मैंने बताया है कि बीजेपी काफी लंबे समय से बीजेपी का ये गढ़ रहा है, तो बीजेपी के लिए भी ये विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण हो गई है। तो कुल मिलाकर ये सीट काफी हाई प्रोफाइल हो गई है। लोग काफी इंटरेस्टिंग जो है तरीके से इस चुनावी मुकाबले को देख रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि आखिर इस चुनाव में, उपचुनाव में किसकी जीत दर्ज होती है, आखिर बांकीपुर विधानसभा सीट किसके हाथों में जाती है। वहीं आपको बता दें कि पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों में एक है बांकीपुर विधानसभा सीट। वहीं आपको बता दें कि
सबसे अहम आपको जानकारी बताते हैं कि 1995 से बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज करती हुई आ रही है। 1995 से अब 2026 चल रहा है, 1995 से बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज करती आ रही है। तो आप सोचिए कि बीजेपी के लिए ये सीट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, कितनी ज्यादा महत्व रखती होगी बीजेपी के लिए, कितनी बड़ी वर्चस्व है, बोला जाए तो वर्चस्व की लड़ाई होगी बीजेपी के लिए। आपको बता दें कि उस वक्त जब 1995 से ये सीट लगातार बीजेपी के हाथ में जाती रही, तो उस वक्त इस सीट को जो है पटना पश्चिमी ये सीट कहलाती थी। लेकिन साल 2008 में परिसीमन के बाद अब इस सीट को नई पहचान मिली। फिर इस सीट का नाम बांकीपुर विधानसभा सीट रख दिया गया, बांकीपुर विधानसभा सीट बन गई है। अब उसके बाद जैसे ये बांकीपुर विधानसभा सीट बनी, उसके बाद ये हाई प्रोफाइल सीट और भी ज्यादा जो है राजनीतिक गलियारों में हाई प्रोफाइल बनती गई। और 1995 में यहाँ से नितिन नवीन के पिता किशोर सिन्हा ने जीत हासिल की थी। 1995 में यहाँ पर उनके पिता ने जीत हासिल की थी, नितिन नवीन के पिता ने। अब उसके बाद लगातार नितिन नवीन यहाँ से जीतते आए। तो सोचिए कि बीजेपी की कितनी मजबूत पकड़ रही है इस विधानसभा सीट पे, बीजेपी की कितने ज्यादा जनता से कनेक्शन रहे होंगे, जनता कितनी ज्यादा कनेक्ट रही होगी कि लगातार 30 साल वहां पर बीजेपी का राज रहा है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर किसी अन्य पार्टी के लिए मुकाबला कम नहीं होने वाला है, मुकाबला काफी हाई लेवल का होने वाला है। ये सीट हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ यहाँ पर मुकाबला जो है एक्सट्रीम लेवल का, हाई लेवल का जो है मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का गढ़ काफी पुराना है और यहाँ पर अब प्रशांत किशोर उतर चुके हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच तो काफी चुनावी टक्कर देखने को मिल सकता है। वही आपको बता दें कि यहाँ पर इस विधानसभा सीट की मैं आपको जातीय समीकरण समझाना चाहती हूँ, क्योंकि आरजेडी की उम्मीदवार जो है रेखा गुप्ता ने बोला था कि बांकीपुर विधानसभा सीट जो है वैश्य बहुल सीट है, तो इसलिए यहाँ पर वैश्य कार्यकर्ता जो है, वैश्य उम्मीदवार ही जीत दर्ज कर सकता है, वही इस सीट को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम बिहार की जो है बांकीपुर विधानसभा सीट की जातीय समीकरण को जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कायस्थ 14% है, यहाँ पर यादव 12%, मुस्लिम वोट 9%, चंद्रवंशी 9% है, वैश्य वोट जो है 9% है, दलित वोट 8% है। तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक जातीय समीकरण की बात नहीं हो रही है, जातीय समीकरण के साथ साथ यहाँ पर अन्य कई जो है जातियों की, अन्य कई वर्गों की समीकरण को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी विविधता दिखाई दे रही है, काफी परसेंटेज में उतार चढ़ाव जो है देखने को मिल रहा है, लेकिन काफी हद तक ही ये काफी सिमिलर लग रहे हैं। वही आपको बता दें कि यहाँ पर भूमिहार वोटर जो है 8% हैं, ब्राह्मण 7% हैं, राजपूत वोटर यहाँ पर 5% हैं, कुर्मी वोटर्स यहाँ पर 5% हैं, कुशवाहा वोटर यहाँ पर 3% हैं और अन्य वोटर जो है 11% है। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की ओर से, अन्य पार्टियों की ओर से कोशिश रहेगी कि वे जो 14% वोटर है, वो कायस्थ वोटर्स हैं, उनको साधने की पूरी कोशिश अन्य पार्टियों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, जनसुराज के द्वारा, आरजेडी के द्वारा किया जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर जातीय समीकरण के साथ खेलकर बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी जीत हासिल की जा सके। तो ये जो राजनीतिक समीकरण है, ये समीकरण सिर्फ इसे एक राजनीतिक मुकाबला नहीं बना रहा है, बल्कि सामाजिक समीकरणों का भी काफी बड़ा खेल बना रहा है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ हाई प्रोफाइल सीट की इस कड़ी से नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी का गढ़ रहा है, प्रशांत किशोर आ गए जिसके कारण यहाँ पे हाई प्रोफाइल सीट जो है होने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि यहाँ पर जातीय समीकरण के साथ भी बीजेपी खेलने वाली है, आरजेडी खेलने वाली है, जनसुराज खेलने वाला है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 30 जुलाई को इस विधानसभा सीट से कौन सी पार्टी अपनी जीत दर्ज करती है। जनसुराज के प्रशांत किशोर यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करते हैं, या फिर जो पार्टी कई सालों से यहाँ से जीतती आई है, यानी कि बीजेपी जिसका गढ़ ये माना जाता है, वो यहाँ से जीत दर्ज करती है। तो आने वाले दिनों में ये राजनीतिक मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। अब इसका फैसला 4 अगस्त को आने वाला है, क्योंकि चुनाव की गिनती जो है 4 अगस्त को की जाएगी। बाकी टीवी 7 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।